हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं आइसर पुणे के बारे में। देखो, अभी अभी हमारा जैम का एग्जाम हुआ है। हम सब ने देखा है जैम में कि हमारी गलतियां क्या होती हैं। देखो, प्रिपरेशन तो सबने की थी, अच्छे से पढ़ा सबने था, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मेहनत से पढ़े थे। बट अल्टीमेटली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जाते हैं एग्जाम देने, बट हमारा एग्जाम कभी कभी किसी वजह से अच्छा नहीं हो पाता। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है हमारे एग्जाम टाइम पे। एग्जाम टाइम का वो जो 3 आवर्स का प्रेशर होता है वो हम नहीं डील कर पाते। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारे पास नॉलेज की कमी है या हम किसी से कम है। जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 भी आता है कभी कभी, उसके पास भी तो नॉलेज अच्छी है, लेकिन कभी कभी जो बच्चे अच्छा रैंक नहीं ला पाते एग्जाम में, फिर भी वो अच्छी जगह पहुंच जाते। तो ये टाइम आपके लिए बहुत क्रुशियल टाइम है। इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। ये नहीं सोचना है कि इनकेस अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, अच्छी रैंक नहीं आने के चांसेस है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अगर मैं आईसर पुणे की बात करता हूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के नाम से जाना जाता है, इसका जो फुल फॉर्म है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये इवन आईआईटीज एनआईटीज से बहुत ही ज्यादा बेटर है। यहाँ पे रिसर्च के लिए ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। अगर आप यहाँ पे एक बार पहुंच जाते हो तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप मतलब आप सोच लो कि आप बहुत ही अच्छी जगह पहुंच गए हो। यहाँ पे जो 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 फैसिलिटीज आपको मिलेंगी शायद ही कोई इंस्टीट्यूट में आपको कभी भी मिल सकती है। ठीक है, देखो, अभी जिनका जिनका जैम दिया है जिन्होंने, आप सब देख रहे हो कि जैम में इस बार बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट्स हो रही हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं जिनका जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनका मार्क्स शायद में भी ज्यादा या कम आ सकता है। तो एक बात ये है कि जो भी होगा वो हम देख लेंगे। बट अभी ये जो टाइम चल रहा है वो टाइम चल रहा है कि आप जो भी फर्दर एग्जाम आपको प्रिपेयर करना है, आपको जो भी एग्जाम देने हैं, तो आप उन पे फोकस करो, ना कि इन सब बातों पे। अब क्योंकि जैम का एग्जाम तो हो गया अल्टीमेटली, अभी तो आपको रिजल्ट आना है, रिजल्ट देखा जाएगा जो भी आएगा। अगर आपका अच्छा आता है बहुत अच्छी बात है, आप आईआईटीज या एनआईटीज जहां भी जा रहे जाइए। बट बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं भी हो पाया है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आप आइसर पुणे में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके बारे में एक एक डिटेल्स में आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स कब आता है, कौन कौन से बच्चे कितने रैंक तक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिनका मार्क्स अगर 30-40 आ रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, जितने भी आपके मन में डाउट्स आते हैं सबको मैं क्लियर करूंगा। इंटरव्यू कैसे होता है, क्या यहाँ पे पेपर दिया जाता है कि नहीं देना पड़ता है, जो भी बेसिक बातें हैं वो सब मैं आपको आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, जो डिस्कशन टॉपिक है आज हमारा, सबसे पहली बात हम क्या डिस्कस करेंगे, हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं यहाँ के लिए। ठीक, उसके बाद मैं बात करूंगा एप्लीकेशन फॉर्म डेट कब आएगा, क्लोजिंग रैंक मतलब कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे भर सकते हैं, इसका फॉर्म जो आएगा, इंटरव्यू कैसे होता है इसकी भी बात करेंगे, टिप्स क्या रहना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्या यहाँ पे फेलोशिप मिलती है कि नहीं, फीस कितनी होती है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उससे एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ फॉर योर नॉलेज। 2017 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आइसर पुणे गए थे। बेसिकली वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था, रिसर्च चल रही थी, उसी के रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर हमारे वहां पे विजिट किए थे। देखो, यहाँ पे ये होता है आइसर पुणे वगैरह में, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, सपोज आपको कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो ये जो कॉलेज है या ये जो इंस्टीट्यूट है आपको फंडिंग बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। फेलोशिप तो आपको 100% मिलती ही मिलती है, बट अगर आपको फंडिंग भी मिल जाता है, सपोज आपने कोई काम कर रहे हो, आपको चाइना से कोई इंस्ट्रूमेंट या अमेरिका से कोई इंस्ट्रूमेंट मंगाना है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है आपको वो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही अच्छी बात है, ये जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट वगैरह में आपको नहीं मिल पाएंगी। तो आप प्लीज बहुत ही अच्छे से मेहनत करिए। जो भी बातें हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछेंगे, सारी मैं डिटेल्स बता दूंगा आपको। बस ये जो आपका बहुत ही अच्छा प्रीसियस टाइम चल रहा है, जो बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको वेस्ट कर रहे हैं। कैसे, वो अपने जैम को लेके सोच रहे हैं कि सर मेरा जैम नहीं अच्छा हुआ, अब मैं क्या करूंगा। तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अभी भी आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है ना, तो आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं आइसर पुणे में एलिजिबिलिटी क्या है, देखो एलिजिबिलिटी की बात करूं
अगर मैं यहाँ एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, ध्यान से देखना, एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई केस नहीं कि आपके पास मैथ होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ होना चाहिए या फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, ऐसा कोई भी केस नहीं। एलिजिबिलिटी में ये है कि आपका जो बीएससी आपने की है, किसी भी जो केमिस्ट्री से ब्रांच से आपने की है, वहां पे आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर मैं सीजीपीए की बात करूं तो आपके 6 सीजीपीए आउट ऑफ 10 आना चाहिए। कितना, 6 सीजीपीए आउट ऑफ 10, ठीक है, आउट ऑफ 10। तो आपको ये पॉइंट तो बहुत ही ध्यान से, अगर आपका 6 जीपीए से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ जो बच्चे अभी बीएससी थर्ड ईयर में है, जिन्होंने अप्लाई किया, उनके पास तो अभी क्या है, अभी उनके पास डिग्री तो नहीं है, क्या वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप 100% यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई करो भी, क्योंकि इसका मेनली जो इंटरव्यू होता है वो जून जून में होता है, ठीक है, उसकी भी मैं अभी बात करूंगा। तो जून में जनरली होता है और जून तक में आपका क्या होता है, पेपर हो जाता है बीएससी फाइनल ईयर वालों का, आपको यहाँ पे टाइम भी मिल जाता है। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। जब आप बीएससी क्वालिफाई कर लोगे, आपके पास डिग्री नहीं होती, बट आप यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से आपके मिल जाता है, तो आपको वहां पे यही सबमिट करना पड़ता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो इससे भी काम चल जाता है, ठीक है। तो बीएससी जो थर्ड ईयर में है, जिनका जैम में जो भी अच्छा हुआ, जैसा भी हो, जो चाहते हैं कि वो आईसर पुणे में अप्लाई करें कि नहीं, अगर उनको जानना है तो वो 100% अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब किसकी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना। देखो, अभी तो रैंक आपको पता तो नहीं चली कि किसकी कितनी रैंक आई है, बट मैंने रैंक प्रिडिक्शन का एक अलग से वीडियो बनाया था। ऑलमोस्ट अगर आप वहां से देख लो जाके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो कि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैंने जो रैंक प्रिडिक्शन की है, आप वहां से जाके देख लो कि आपकी रैंक कितनी आ सकती है, कितनी आ सकती है। तो वहां से, ठीक है, देख लेना आप जाके। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका क्लोजिंग रैंक होता है, आइसर वाले, जो आइसर पुणे के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी क्लोजिंग रैंक की बात करूं, अगर आपका 800 रैंक और लेस देन 800 रैंक आ रहा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देन यू मस्ट अप्लाई, देन यू कैन अप्लाई इट, ठीक है। ये बात समझ में, देखो ये बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का मेरे से यही क्वेश्चन था कि कौन से रैंक तक को आईसर जनरली बुलाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये सब बातें जो थी वो थी। तीसरी बात की एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट्स वगैरह होती, उसकी अगर मैं बात करूं डेट्स की, देखो अभी तक का जो इसका अभी तक का जो लास्ट ईयर तक का चल रहा था, तो जनरली इसका जो फॉर्म आता है वो 20 to 25 मार्च के आसपास आ जाता है, ठीक है। इस बार का मे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और जैसे ही आप फॉर्म आता है आईसर पुणे का, मैं आपको 100% इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको, ताकि नोटिफिकेशंस आते रहें, जो भी मैं नई बातें बताता हूँ वो सब आपको पता चलती रहे, ठीक है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा फील हो, ठीक है। ये बात होगी डेट की। 20 से 25 मार्च के बीच में क्या होता है, फॉर्म आता है। ये थी फॉर्म की डेट की बात। अगर अब मैं बात करूं किसकी, इंटरव्यू की, ठीक है। अगर मैं इंटरव्यू की बात करता हूं, नहीं, अगर मैं फॉर्म कब तक रहता है, तो आपको जनरली ये अप्रैल तक फॉर्म रहता है, आपको अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डेट आपके पास 1 महीने का ऑलमोस्ट पूरा टाइम देते हैं, आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब क्या होता है कि वो फॉर्म को एनालाइज करते हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखते हैं, उस कई सारी जो पर्सपेक्टिव होता है उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। उनका खुद का एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको डिसाइड किया जाता है कि किस बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। तो वो उस हिसाब से देखते हैं। फिर आपको या तो मेल आएगा या तो कॉल आ सकता है, या तो मेल या तो कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपकी रैंक 800 रैंक तक है तो आप जरूर अप्लाई करिएगा, ये मत सोचिएगा कि मेरा नहीं होगा या कुछ भी और गलत, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो यहाँ पे अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जून में इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, ठीक है। जून में इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, और इंटरव्यू जनरली जो होता है वो आपको पुणे जाके देना पड़ता है। अब क्योंकि इस साल जो केसेस देख रहे हैं हम कोरोना की वजह से, मे भी जो मुझे लगता है जो इंटरव्यू होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ,
इंटरव्यू जो होगा ऑनलाइन, क्योंकि लास्ट ईयर आईसेट टीवीएम में क्या हुआ था कि उसी टाइम जब उसका इंटरव्यू होने वाला था तो क्या हुआ था कि कोरोना की वजह से जो लास्ट ईयर के इंटरव्यू था वो सारे ऑनलाइन हो गए थे। तो ये सब बातें हो गई एलिजिबिलिटी की, क्लोजिंग रैंक की, डेट्स की। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में। क्या बात करता हूँ इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती है इंटरव्यू में। ठीक है, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो सबसे पहले इंटरव्यू में आपको जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपसे सबसे पहले पार्ट पूछा जाता है, ये 100% ट्रू है। और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे आईसर्स में हैं, तो मैं सबका रेफरेंस लेके ही आपको आइडिया दे रहा हूँ। मैं कोई ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे आइडिया है इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी और जानने की जरूरत होगी तो मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो जो भी आपको और जानना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स है तो मैं वहां से आपको पता करके बता भी सकता हूँ। इवन अगर मैं पॉसिबल होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइसर पुणे के जो मेरा फ्रेंड है उसका नंबर भी दे दूंगा। जरूरी नहीं अभी, आप जो भी पूछना होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा तो मैं वो देख लूंगा। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप पहले से क्या कर रहे हो, आप इंट्रोडक्शन की क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसके बाद आपका ड्रेसिंग सेंस जो होता है वो भी मैटर करता है इंटरव्यू में। ठीक है, आप जो भी हो आप फॉर्मल्स जनरली पहन के जाओ तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो बेसिकली आप कुछ भी पहन सकते हो, बट आपको ये थोड़ा ध्यान देना होगा कि वो इंटरव्यू जिस हिसाब से इंटरव्यू हो रहा है उस हिसाब से आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। अब तीसरी बात मैं करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात में ये होता है कि सबसे पहले वो जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद आपसे पूछते हैं कि विच फील्ड यू आर लाइक मोस्ट, विच फील्ड यू लाइक मोस्ट, विच फील्ड यू लाइक मोस्ट। जनरली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, और क्या होता है, फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, यही तीन फील्ड बेसिकली होते हैं। अब आपने आपका देखो, अब किसी बच्चे का ऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है, किसी का फिजिकल, तो किसी का इनऑर्गेनिक। सपोज अगर आपने बोल दिया सर मेरा फिजिकल स्ट्रांग है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे क्या किससे पूछा जाता है, आपसे फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिजिकल का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो आइडिया मैं दे रहा हूँ ये अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में, मैं सबको एनालाइज करके ही आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपसे फिजिकल में एक मेरा जो फ्रेंड है उससे क्या पूछा गया था कि आपको वहां पे ये भी है कि आपको वहां पे बोर्ड्स भी मिलते हैं, आपको बोला जाएगा कि आप बोर्ड में जाके एक्सप्लेन करो। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना था, टू चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होता है वो ड्रॉ करना था, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ टू चार्जेस, ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। तो पोटेंशियल आप सबने पढ़ा होगा शायद क्वांटम में कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो उसका आपको बेसिकली वहां पे ग्राफ बनाना था। तो पहले यहाँ ये पूछा, उसके बाद कहा कि अगर सिमिलरली अगर इन केस अगर आपके चार्ज जो हैं वो सेम हो जाते तो ग्राफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना तो आपका जो बेसिक पार्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हम ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं जा सकते इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। आपको आपको बहुत ज्यादा चेक नहीं किया जाएगा कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें पता है कि नहीं, आपको सिंपली बेसिक बातें ही पूछेगा। ठीक है, जैसे फिजिकल का ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है। तो हैमिल्टोनियन आपको बताना है सिंपली, आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो फिजिकल में एक और क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये क्वेश्चन भी फिजिकल में पूछा गया। इसी तरीके से क्या पूछा गया था, अगर मैं उसकी बात करूं, ऑर्गेनिक की बात करूं, तो ऑर्गेनिक में पूछा गया था कि सपोज दैट अगर आपके पास एक, उन्होंने बोला कि एक कोई ऐसी नेम रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन टाइप का इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है,
साइक्लोप्रोपेन टाइप का इंटरमीडिएट बनता है। तो आपको नेम रिएक्शन वगैरह जो भी आप पढ़ा उसका आइडिया होना चाहिए। तो वहां पे क्या देख, आप शायद पढ़े होंगे फेरोस्की रिएक्शन, वहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो 3 मेंबर साइक्लिक स्टेट बनता है। तो इस तरीके की चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब पूछ लिया गया था कि डाई एल्डर्स में, जो डाइल सिल्डर में हम देखते हैं, डाइल सिल्डर रिएक्शन में डाइनोफाइल लेते हैं, तो डाइनोफाइल लेते हैं और 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं, एक डाइइन लेते हैं, एक डाइनोफाइल। तो तीन आपसे पूछा, उनसे पूछा गया था मेरे फ्रेंड से कि आप बताओ 3 डाइनोफाइल का एग्जांपल बताओ। अब देखो, ये तो बेसिक बातें है ना, आपको डाइनोफाइल का तो आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सा डाइनोफाइल है। तो 3 टाइप के आपसे वहां पूछ लिया था कि डाइनोफाइल बता दो। अगर मैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक की बात करूं, तो इनऑर्गेनिक में पूछा गया था कि जो जेटीडी होता है वो कौन कौन सा, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करते हैं। तो हमको सबको पता है कि अनसिमेट्रिकल फिलिंग जब होती है, क्या, अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ T2G एंड Eg ऑर्बिटल, जहां पे अनसिमेट्रिकल फिलिंग होती है T2G Eg में, वही क्या करता है, JTD शो करता है, ठीक है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, आपसे बहुत ही बेसिक जो आप पढ़े उसी पे क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैं थोड़ी सी आपको टिप्स की बात करता हूँ, तो देखो आपको ध्यान क्या देना है, जैसे पहले मैंने बताया, आपको इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है, ड्रेसिंग सेंस आपको अच्छी रखनी, साथ में आपका जो बेसिक पार्ट हुआ है वो स्ट्रांग होना चाहिए आपका। अगर आप बोल रहे हो पहले, अब देखो आपको इंप्रेशन अगर क्रिएट करना है, तो अगर जो आप पहला सब्जेक्ट पूछते हैं कि विच सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट, अगर वो आपका जनरली आपका 2 सब्जेक्ट जो होना चाहिए स्ट्रांग होना ही चाहिए, तो उससे इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है। अगर आप बोल दे रहे हो ऑर्गेनिक स्ट्रांग है और ऑर्गेनिक में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, तो बिल्कुल मत बोलो कि सर मेरा ऑर्गेनिक स्ट्रांग है, क्योंकि जो भी आप बोलते हो ना उसी से ही स्टार्टिंग होती है, और स्टार्टिंग आपकी खराब हो गई तो वो फिर आप में इंटरेस्टेड नहीं रह जाते, तो आपसे फिर आगे सवाल ही नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि जो आपका प्रेजेंटेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो चीज बोल रहे हो या लिख रहे हो वहां पे बोर्ड पे, तो जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात कि जो आप बोलते हो, स्पीक्स क्लियरली, आपको एकदम क्लियर बोलना है, बिल्कुल भी शटर नहीं करना है, डोंट शटर, आपको लड़खड़ाना नहीं है, आपको एकदम कॉन्फिडेंस रहना है। चौथी यही बात है कि आपको जो, अगर इनकेस आपको कोई चीज नहीं आता तो आप बोल दो कि सर आई डोंट नो बट आई विल लर्न इट, है ना। ये मत बोलो सर मुझे आता ही नहीं है ना। एक तरीका होता है, उस तरीके में बोलो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो उससे पहले 2-3 मॉक इंटरव्यू दीजिएगा। मॉक इंटरव्यू का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके किसी प्रोफेसर से को इंटरव्यू दो। मॉक इंटरव्यू का ये मतलब होता है कि किसी भी आप अपने फैमिली फ्रेंड्स टीचर से बोल दो कि सर मेरा इंटरव्यू, आप मुझसे कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछ लीजिए, तो उस तरीके का आप इंटरव्यू दे लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जो भी आप बता रहे जो भी आप बता रहे हो तो उसका जो अप्रोच होना चाहिए वो एकदम राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। सिस्टमैटिकली आपको बोलना है, आपको जो, अगर आपसे कुछ भी पूछा गया तो आप इधर उधर की बातें नहीं, आप टू द पॉइंट्स की बातें आपको बतानी, ठीक है। ये सब टिप्स होती हैं। अगर अब मैं बात करूं किसकी, फीस की, तो आपकी फीस मैं बता दूं, यहाँ पे आपको जो फीस है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल फीस है, आपको फीस बहुत ही ज्यादा कम है, आपकी फीस की तो यहाँ बात ही नहीं करनी चाहिए। फेलोशिप की अगर मैं बात करूं तो देखो, फेलोशिप की अगर मैं बात करूं तो जो स्टार्टिंग 2 ईयर, सबसे पहली बात यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में ये है कि 2 साल जो होता है वो मास्टर्स लेवल के लिए होता है। तो एमएससी के लिए आपको जो फेलोशिप होती है वो लो ही होती, ज्यादा नहीं होती, तब भी आपको 15 to 20 मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप पीएचडी के लिए चले जाते हो तो फेलोशिप आपकी क्या होती है, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी में हो गया उसका, अब वो सोच रहा है कि मैंने 2 साल मास्टर्स कर लिया उसके बाद क्या करूं, मैं छोड़ दूं यहाँ से, तो आपके पास ऐसा कोई चांस नहीं होगा कि आप एमएससी छोड़ दोगे। आपको छोड़ दोगे तो आपको एमएससी की डिग्री नहीं मिलेगी, और जब आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एमएससी प्लस पीएचडी दोनों की डिग्री मिलेगी, ठीक है। ये बात होती है। आई थिंक अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जितने भी आईसर के फॉर्म आने वाले मैं सबके बारे में डिटेल्स आपको बता दूंगा। आज मैंने स्टार्ट किया आईसर पुणे से, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईसर तिरुपति के बारे में बताऊंगा, फिर आईसर टीवीएम के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सा कितने रैंक तक लेता है। इन सब
के बारे में हम बात करेंगे। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में भी। व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा लिंक भी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मेंशन कर दूंगा, तो जिसको जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।